चलिए, तो आज हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के। ठीक है, तो सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जहाँ से मतलब जहाँ कंपैरेटिवली हमने कुछ क्वेश्चंस कर भी चुके थे, तो कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पेज नंबर 10 पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ओके, तो देखो बेसिकली जब भी ऐसे होते हैं ना, जब भी आपको कूल टाइप के मतलब ठंडे वाले इस टाइप के कि ऐसा क्यों हो रहा है, ज़्यादा ठंडा कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उनमें एक ही चीज़ इन्वॉल्व होती है जनरली, वो है आपकी इवॉपरेशन। ठीक है, अब जब इवॉपरेशन आपका इन्वॉल्व है, तो इवॉपरेशन मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो कि आपको मेंशन करना ही है। क्या? इवॉपरेशन कॉजेस कूलिंग। ये वर्ड ऐसा है जो आपको मेंशन करना ही करना है अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन, इवॉपरेशन वाला अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो टीचर होता है इस वर्ड को देखता है कि ये वर्ड है कि नहीं, बात ख़त्म। ठीक है, ये मेन वर्ड है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या समझेंगे, ठीक है, लिखना आपको खुद ही है। ठीक है, मैं सिर्फ समझा दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और क्या आपको लिखना है बेसिकली। चलिए, तो ये कहता है कि आपका एक डेज़र्ट कूलर है, मतलब डेज़र्ट तो आप सभी को पता है। तो डेज़र्ट पे अगर एक कूलर है, ठीक है, ये कूलर है, ये इसकी पंखियाँ, तो ये कूलर चल रहा है। अब मेन बात होती है कि वो जो है, उसने बोला कि वो बेटर कूल करता है। बेटर कूल कब करता है? ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे। तो ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहले आंसर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कूलर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये भी आपके उसमें इम्पॉर्टेंट है कि कूलर किस तरीके से काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये आपका इस टाइप का डब्बा सा होता है। ठीक है, कूलर, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, समझ लो कि ये डब्बा टाइप होता है। यहाँ पे आपके पैड्स लगे होते हैं। ठीक है, जो आप पैड्स लगाते हो, यहाँ पे भी आपके पैड्स लगे होते हैं। और पीछे की तरफ, एकदम इसके पीछे, पंखे के जस्ट पीछे आपके पैड्स लगे होते हैं। तो 3 जगह पे आपके पैड्स लगे होते हैं। अब देखो, यहाँ पे पंखा चलता है और नीचे से पंप चलता है। पंप क्या करता है? पंप नॉर्मली यहाँ से जो भी नीचे पानी होता है वो पानी यहाँ पे गिराता है, इन पैड्स में गिराता है। ठीक है, अब क्या होता है, जनरली लोग प्रेफर करते हैं, मतलब पहले प्रेफर करते थे, अब तो खैर एसी वेसी आ गए, पर जिनके घरों में अभी भी कूलर है तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि आपका कूलर, ये वाली जो साइड है, सिर्फ पंखा आपकी अंदर की साइड रहे, बाकी ये जो पैड वाली साइड है और वो जो पीछे वाली साइड है और ये वाली पैड वाली जो साइड है, ये पूरी की पूरी आपकी पीछे की तरफ रहे, मतलब ये बाहर की तरफ रहे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, कूलर किस तरीके से ठंडा करता है। देखो, यहाँ से क्या होता है, आपका नॉर्मल जैसे पंप चल रहा है, पंप आपके पैड्स में पानी गिराएगा। ठीक है, अब ये साइड आपके बाहर के साथ है, मतलब यहाँ पे सन शाइन कर रहा है। ठीक है, वो अपनी हीट देगा। वो जैसी हीट देगा तो आपके जो पैड्स है, पैड से जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी इवापोरेट हो जाएगी। एनर्जी कह रहा हूँ, जो भी वाटर होंगे वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा। और आपको पता है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इस वजह से आपके इनसाइड का जो टेम्परेचर हो जाता है, जो कूलर के अंदर का जो टेम्परेचर बन जाता है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आपका रूम टेम्परेचर। ये जो लेट से आपका रूम है, तो रूम में जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो ठंडी हवा आपको यहाँ पे दे पाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से आपका कूलर काम करता है। ठीक है, कि नॉर्मल आपकी हीट जो है, हीट आपके पैड्स में गिर जाती है, वो पानी जो है पैड्स का वो इवापोरेट हो जाता है, तभी जो आपका पंप होता है वो बार बार पैड्स में पानी डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, ताकि कि अगर हीट आ भी रही है, वो इवापोरेट हो रहा है, तो बार बार आप करते रहो। तभी आपने देखा होगा कि असल में हम क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं और वो अगर बार बार पानी डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, तो हमारा पानी ख़त्म क्यों हो जाता है? जबकि हम बार बार, क्योंकि पानी भरना पड़ता है हमें कूलर में, तो हमारा पानी ख़त्म क्यों हो जाता है? तो उसके पीछे यही रीज़न है कि असल में आपके पैड से जो भी पानी होता है वो इवापोरेट होता है, एंड इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इस तरीके से आप मतलब लिखिएगा कि असल में, अभी तो आंसर खैर मैंने नहीं बताया, अभी तो सिंपल ये मैकेनिज़्म था कि किस तरीके से आपका कूलर काम करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैकेनिज़्म, आपने समझ लिया कि किस तरीके से काम करता है। अब देखिए, अगर ये कूलर है, ठीक है, ये हॉट ड्राई डे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर हॉट ड्राई डे है, यहाँ पे पैड्स वैड्स लगे हुए हैं,
तो हॉट ड्राई डे का मतलब क्या है कि आपका सन बहुत तगड़ी हीट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ड्राई मतलब सूखा है, सूखा मतलब ह्यूमिडिटी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता है कि इवॉपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक है, एंड इवॉपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसने बोला हॉट ड्राई, तो हॉट से मेरा मतलब है टेम्परेचर मेरा बड़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी कि जो पैड है उसमें से जो इवॉपरेशन होगा वो काफ़ी जल्दी होगा, तो इसलिए इवॉपरेशन बढ़ेगा। और जब आपका ड्राई डे है तो ड्राई का मतलब क्या है कि आपके ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम है, तो ह्यूमिडिटी कम है, ये इन्वर्सली रिलेशन है, तो यानी ह्यूमिडिटी कम है तो इवॉपरेशन बढ़ेगा। तो ये इवॉपरेशन बढ़ा, तो जिसकी वजह से आपका ओवरऑल इवॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इवॉपरेशन, यू नो दैट इवॉपरेशन कॉजेज कूलिंग। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सेम पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपका जो मटका होता है, आपने मटका से पता नहीं आपने पानी वानी पिया है कि नहीं पिया, बट जनरली पहले ऐसे ट्रेडिशन माना जाता था कि जैसे जो मटके होते हैं, जैसे फ्रिज विज की जब कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आप मटके में पानी भर दो, जैसे आपने लेट से यहाँ पे मटके में पानी भर दिया, तो मटके का पानी ठंडा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो भी आप नॉर्मल वाटर लेते हैं। अगर ये नॉर्मल वाटर है तो इसके कंपैरिजन में मटके का पानी ठंडा होता है। तो उसके पीछे उन्होंने रीज़न पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, देखो मटके का अगर हम डिज़ाइन समझे, ठीक है, तो मटके का डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि आपका यहाँ पे मटके का जो सरफेस होती है वो पोरस होती है, यहाँ पे छोटे पोर्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, वैसे दिख भी जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मटके के अंदर छोटे पोर्स होते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे भर दिया पानी, लेट से यहाँ पे आपने पानी भर दिया, ठीक है। अब ये पानी क्या करेगा, ये पानी आएगा बाहर, इन पोर्स से ये पानी आएगा बाहर, छोटे पोर्स से हल्का हल्का पानी आ जाएगा बाहर, ठीक है, पोर्स में। अब बाहर आ गया पानी, तो बाहर से क्या होगा, अब बाहर जब इतनी गर्मी है तो गर्मी की वजह से क्या होगा, एवापोरेशन होगा, ठीक है। तो एवापोरेशन हुआ और आपको पता है एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो इसीलिए आपका जो मटका होता है उसके अंदर जो पानी रहता है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर आप एसीटोन, ठीक है, फिर परफ्यूम, ठीक है, और पेट्रोल, ये 3 चीज़ें मेंशन करी है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ डालते हो तो आपका जो पाम है, पाम मतलब हथेली, ठीक है, आपकी जो हाथ की हथेली है वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा लगता है, तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात ये है, पहली पॉइंट जो नोट करने का है कि ये तीनों बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल, अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब है जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ वाटर, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस मुझे देना पड़ेगा ताकि कि वाटर मेरा एवापोरेशन कर सके। वहीं जब मैं बात कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट लो, लेट से कोई भी एक सब्सटेंस है, एसीटोन है, तो हो सकता है एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे ही इवापोरेट हो जाता है। अच्छा, रूम टेम्परेचर आपको पता नहीं होगा, रूम टेम्परेचर की जो वैल्यू हम लेते हैं जनरली साइंस में, जो रूम टेम्परेचर की वैल्यू ली जाती है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। अब भले ही वो अब डिपेंड करता है, बट जनरली आप यही लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो टेम्परेचर इज़ अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। कोई ऐसे हैं जो ठंड के वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर इज़ अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो वो रीजन टू रीजन है। बट आप इन साइंस, अगर हम साइंस को कंसिडर करें तो साइंस में आपको रूम टेम्परेचर इतना ही लेना पड़ेगा, भले ही आपका घर का टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर जो मर्जी हो, बट आपको 25 डिग्री सेल्सियस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, जैसे लेट से मैंने बोला कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो मैंने रूम टेम्परेचर पे करा, तो अगर जो सामने वाला ये समझेगा कि रूम टेम्परेचर यानी उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दिल्ली, ओके दिल्ली, तो दिल्ली का टेम्परेचर क्या है 44 चल रहा है, तो मतलब 44 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने टेम्परेचर करा होगा,
एक्सपेरिमेंट करा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रूम टेम्परेचर इज़ मेंट टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक बात आपकी ये हो गई, वॉलेटाइल होता है। अब जब ये इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, रूम टेम्परेचर पे ही ये इवापोरेट हो जाता है, और आपको पता है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो साफ सीधा ये। और किस तरीके से एक्ट करता है आप इस चीज़ को भी समझिए। जैसे लेट से अगर ये आपका पाम है, ठीक है, तो पाम में आपने अगर इनमें से कोई भी चीज़ डाली, लेट से परफ्यूम डाला, तो ये क्या करेगा, ये आपके आसपास की जो भी हीट होगी ना, वो सारी की सारी हीट आपकी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इवापोरेट हुआ तो ये पूरा का पूरा एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया था, वो ठंडा आपको फील करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये भी आप खुद लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10 क्या कहता है, why we are able to sip the hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। ओके, तो आपने कई बार लोगों को देखा होगा, वैसे जनरली लोग कप से ही पी लेते हैं। तो जनरली लोगों को देखा होगा कि क्या करते हैं, जैसे लेट से कप है आपका, ठीक है, ये आपका कप है, तो उ- नीचे एक सॉसर लगा के देते हैं, नीचे एक सॉसर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपका टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, जो भी है, अगर वो गर्म है तो लोग उसको पहले सॉसर में डाल देते हैं। यहाँ पे पहले सॉसर में वो चीज़ डाल दी, और देन सॉसर से सिप करके पीते हैं कंपैरेटिवली, डायरेक्टली कप से नहीं पीते। ठीक है, और सॉसर के कंपैरिजन में वो जल्दी पी पाते हैं। मतलब अगर लेट से मुझे कप से पीने में, कप से अगर मुझे कोई लेट से टी है, मुझे टी पीने में अगर मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, तो मुझे सॉसर से पीने में 2 मिनट लगते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो जल्दी इसीलिए पी लेते हैं, असल में अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर आप कप को देखेंगे तो कप का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से आपको पता है इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन कम होगा, तो इवापोरेशन कम होगा, आपको पता है इवापोरेशन ही ठंडा लाता है, ठंडक लाता है। तो अब इवापोरेशन ही नहीं हो रहा, तो मतलब कि आपकी कॉफ़ी जो भी है, टी है, कॉफ़ी है, वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। वहीं जब मैं बात कर रहा हूँ सॉसर, तो सॉसर का सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा है, आपको पता है इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बढ़ा तो इवापोरेशन भी बढ़ा। ठीक है, तो आपका इवापोरेशन भी बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी जो भी कॉफ़ी है, टी है, वो कंपैरेटिवली कप के जल्दी ठंडी हो जाएगी यहाँ सॉसर में। ठीक है, तो इसीलिए लोग जल्दी पी पाते हैं सॉसर में एज़ कम्पेयर टू कप। ठीक है, तो ये भी आप खुद ट्राई करेंगे लिखने का। अगर कुछ भी डाउट वाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 10। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्चुअली समर्स में, बोला गया है समर्स में, जो अभी चल ही रहा है फ़िलहाल, कि समर्स में आप कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेबल यही रहता है कि हम कौन से पहनते हैं, जनरली लोग कॉटन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि असल में कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। जो जो पॉइंट लिख रहा हूँ ये आपके क्वेश्चंस में मेंशन होना, आंसर में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, कॉटन जो होता है आपका गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे अगर आप खेल रहे हैं तो ये क्या करेगा, स्वेट को, जो भी आपका स्वेट है लेट से, उसको एब्जॉर्ब कर देगा। तो जैसे ही इसने एब्जॉर्ब करा, तो क्या मतलब है इसका, इसकी सारा का सारा वो जो स्वेट है, सारा का सारा वो जो लिक्विड है, वो सारा का सारा आपके कॉटन, अब जो भी आपने टी शर्ट पहनी है, कुछ भी पहना है, कॉटन क्लॉथ पे आ गया। ठीक है, उस कॉटन क्लॉथ पे आपका स्वेट आ चुका है, तो मतलब कि आपका वो कॉटन क्लॉथ अभी फ़िलहाल वेट है। ठीक है, और आपको पता है समर चल रही है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये क्या होता है, वो जो क्लॉथ के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स है, वो हो जाते हैं इवापोरेट, और वो जब इवापोरेट होंगे तो आपको पता है कि इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, सिंपल। इस तरीके से इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कॉटन को, क्योंकि कॉटन आपका गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, एंड जब समर सीज़न होता है तो हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, और कॉटन उसे ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो उसे ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेता है तो सारा का सारा जो आपका कॉटन क्लॉथ होता है वो वेट हो जाता है। अब जब वो वेट हो गया है
तो आपको पता है समर है, तो समर में आपकी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली है। तो हीट प्रोड्यूस होती है तो कॉटन क्लोथ से जो भी आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो सारे इवापोरेट हो जाते हैं, और आपको पता है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, तो हमें थोड़ा ठंडा फील होता है। चलिए, तो ये तो हो गए आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है। और अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, एक नोट टाइप आप लिख लीजिए कि असल में अगर कभी कभी ऐसा एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि लेट से जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसकी एक वैल्यू है, कुछ वैल्यू नोट करी गई है, तो वो वैल्यू आपकी है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो नोट करी गई है। तो कभी कभी एक मार्क्स में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर सिंपल याद करना है इसे। ठीक है, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू है आपकी 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। देखो 10⁵ दोनों में है, बस सिंपल ये वैल्यू चेंज है। ठीक है, ये वैल्यू चेंज है तो ये वैल्यू ही आपको याद रखनी है। बाकी पेपर में क्योंकि पूछ लिया जाता है एक एक मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए फिर आपके बैक एक्सरसाइज में आ जाते हैं फाइनली। बैक एक्सरसाइज, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 12। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कन्वर्ट करना है, केल्विन में दे रखा है, एंड आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी कि अगर x डिग्री सेल्सियस है उसको अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, वो जो भी x है उसे प्लस कर देंगे 273, तो ये आपका बन के आ जाएगा केल्विन। ठीक है, अब आपको केल्विन में कन्वर्ट करना। अब लेट से अगर आपको, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लेट से मैं बोलूँ कि आपको x केल्विन दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, x माइनस 273 डिग्री सेल्सियस ही आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसके बेसिस पे माइनस प्लस करके आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 12 सेम है, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर इसके बाद है कि गिव रीज़न, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 12। कहता है रीज़न आपको देना है कि नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। आपको पता है नैफ्थलीन बॉल्स एक तरीके से वो बॉल्स हैं जो जनरली बैक्टीरिया को भी किल विल करती हैं। ठीक है, तो आपके जब जैसे लेट से मम्मी अगर पैक कर रही है, जैसे वुलन क्लोथ्स वगैरह विंटर का कोई भी सामान है वो पैक करती हैं, तो साथ में नैफ्थलीन बॉल्स डाल देती है ताकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स वगैरह उसमें एक्ट ना करे। ठीक है, तो नैफ्थलीन जो बॉल्स होती है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे, किस तरीके से लिखना है आपको कि वो एक्चुअली रूम टेम्परेचर में सबलाइम होती है। सबलाइम का मतलब कि असल में जैसी रूम टेम्परेचर रीच होगा, मतलब रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस में, वो सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एक्ट करती है, मतलब सब्लिमेशन फॉलो करती है, सब्लिमेशन फॉलो करती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है आपका गैस में विदाउट मूविंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए वो जो होता है वो कुछ सॉलिड आपको लीव नहीं होता, कुछ नहीं दिखता एज अ रेसिड्यू, वो सिंपल गैस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में वो सब्लिमेशन फॉलो कर सकती है, वो प्रोसेस नैफ्थलीन बॉल्स एट रूम टेम्परेचर सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो कर सकती है, तो इसीलिए वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस चेंज हो जाती है विदाउट लीविंग एनी सॉलिड सब्सटेंस और सॉलिड रेसिड्यू। ठीक है, फिर अगर हम बी पार्ट की बात करें इसकी, तो वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग ए सेवरल मीटर। ओके, तो बेसिकली ये बोला है कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर लेट से यहाँ पे आपके फादर हैं और उन्होंने परफ्यूम छिड़का, तो यहाँ पे परफ्यूम छिड़का, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे आप है और बहुत दूर है, तो यहाँ पे परफ्यूम्स के भी मॉलिक्यूल्स बीच बीच में आ जाएंगे। ठीक है,
अब आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, ठीक है, और परफ्यूम्स के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन में चले जाएंगे। तो जब दोनों ही रैंडम मोशन में तो आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से इधर उधर डिफ्यूजन होगा, एंड डिफ्यूजन की वजह से सेवरल मीटर दूर आप जिस जहाँ पर भी है, जितना भी दूर आप हैं, आपको परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स मेंशन करने वाले हैं वो है डिफ्यूजन, देन आपका है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और बस यही दो वर्ड है जो आपको मेंशन करने हैं जनरली। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पेज नंबर 12। क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको देखो 3 सब्सटेंसेस दिए गए हैं, एक दिया गया है वाटर, एक दिया गया है शुगर, एंड एक दिया गया है आपको ऑक्सीजन, ठीक है। आपको इन तीनों को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये क्या है। वाटर आपका लिक्विड है, शुगर आपके क्रिस्टल्स होते हैं तो इसलिए सॉलिड में आएगा, ऑक्सीजन आपकी गैस है। तो हमें सॉलिड लिक्विड गैस को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उसमें ज़्यादा होगा जिसके पार्टिकल पास में है, क्योंकि वही ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। जिसके पार्टिकल दूर दूर है तो वो तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है, पहले पास तो आ जाओ तब जाके अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिनके पार्टिकल बहुत पास पास है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? गैस में। उसके बाद किस में होगा? लिक्विड में। उसके बाद किस में होगा? उसके बाद होगा आपका सॉलिड में, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब इन सब चीज़ों को आप उसमें अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले गैस, तो गैस इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आ जाएगा लिक्विड इज़ वाटर, देन सॉलिड इज़ शुगर, ठीक है। तो ये आपका बन गया फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 12। कहता है फिजिकल स्टेट आपको बतानी है। फिजिकल स्टेट से मतलब है कि आपको इस टेम्परेचर में, सबसे पहले आपको टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरा टेम्परेचर आपको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड तीसरा टेम्परेचर आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको बताना है वाटर किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर में वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है वाटर का, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज़्यादातर लोग लिखेंगे सॉलिड। तो सॉलिड सही जवाब है, ठीक है। बट यहाँ पे वो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, फ्रीज होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। अगर लेट से मैं बोल देता -1 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिख सकते थे सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे वो पक्का पक्का फ्रीज हो गया है, ठीक है। बट अगर मैंने बोला है 0 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब बनना अभी स्टार्ट हुआ है, फ्रीज होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सॉलिड मेरा है ही है, उसके अलावा एज वेल एज लिक्विड, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है, तो लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? गैस। तो बिल्कुल सही है, बट गैस अभी बॉईल होना स्टार्ट हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, तो मतलब अभी बॉईल होना स्टार्ट हुआ है, हुआ नहीं है, ठीक है। तो होना स्टार्ट हुआ है, तो गैस में तो है ही, एज वेल एज लिक्विड, ठीक है। वहीं जब मैं अगर बोल देता यहाँ पे 101 डिग्री सेल्सियस, अगर मैंने 1 डिग्री से भी बढ़ा दिया तो आप सिंपल लिख देते हैं गैस, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी नोट करने वाली है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, ठीक है। ये दो टेम्परेचर है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 12। कहता है आपको रीज़न बताना है कि असल में आपका वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड क्यों है, ठीक है, और जो आयरन अलमीरा है वो आपकी सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर क्या होता है। रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि वाटर आपका लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर में। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि लिक्विड की रूम टेम्परेचर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो वो शो करता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? वो प्रॉपर्टीज़ है कि वो फ्लो होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो लिक्विड है उसमें डेफिनेट शेप नहीं होती, बस फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो ऐसी चीज़ें क्या वाटर एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट आप लिखेंगे कि नॉर्मली वाटर कैन फ्लो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि देयर इज नो फिक्स्ड शेप ऑफ वाटर बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर में ये फिक्स्ड वॉल्यूम आपकी होती है बट फिक्स शेप नहीं होती, जो कि लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है। तो इन दो पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we can say that water is liquid at room temperature। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल आंसर इसका। अब बी पार्ट है कि भाई आयरन अलमीरा, तो सिंपल रूम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए पहले तो क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और अब इसमें भी आप दो ही पॉइंट लिखेंगे क्या, कि असल में जो सॉलिड होता है, सॉलिड आपकी रूम टेम्परेचर में कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी फिक्स्ड या फिर डेफिनेट भी बोल सकते हैं आप, डेफिनेट शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि असल में रिजिड होता है। तो ये सेम चीज़ें आप आयरन अलमीरा के साथ लिखेंगे कि द आयरन अलमीरा हैज़ फिक्स शेप और डेफिनेट शेप एज वेल एज द फिक्स्ड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड द आयरन अलमीरा इज़ रिजिड एट रूम टेम्परेचर। फिर इसी तरीके से देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट द आयरन अलमीरा इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो होपफुली आप ये खुद कर लेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें पेज नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वाई आइस। तो मैं आपको ये वाला आंसर बता चुका हूँ असल में कि ऐसा क्यों होता है कि ये ठंडा प्रोवाइड करता है। तो एक साइड है देखो आइस, एक साइड है आपका वाटर। वापस बता रहा हूँ, अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया या फिर भूल गए तो फिर वापस जितनी बार हम चीज़ें रिवाइज़ करते तो उतनी बार हमें याद रहती है। तो आइस जो होता है, आइस पहले वाटर की बात करते हैं। तो वाटर आपका एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो के नीचे एब्जॉर्ब, और ये मैंने लिख दिया एब्जॉर्ब। ठीक है, तो जो मेरा वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है सिर्फ और सिर्फ आपका हीट एनर्जी। ठीक है, अब वहीं जब मैं बात कर रहा हूँ आइस की, तो आइस आपकी एब्जॉर्ब करती है हीट एनर्जी, तो करती है। ठीक है, उसके साथ आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी एब्जॉर्ब करती है। तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो चीज़ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए आइस का आपका कूलिंग इफेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन। तो होपफुली लोगों ने इसे पहचान लिया होगा कि आपका अगर मैं सेल्सियस में करूँगा तो ये एक तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है या 273 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, वो है आपका वही बर्न वाला। तो स्टीम एक साइड लिखते हैं स्टीम, और एक साइड लिखते हैं आपका वाटर, बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो वो कहता है कि बॉइलिंग वाटर है और टेम्परेचर आपको दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है नहीं, तो जनरली यहाँ पे टेम्परेचर 373 केल्विन प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा ज़्यादा बर्न, ज़्यादा सिवियर बर्न आपको प्रोवाइड करेगा। तो ज़्यादा सिवियर बर्न आपको देखते हैं कौन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के पास जो पावर है वो एक ही एनर्जी है सिर्फ, ठीक है। इसके पास एनर्जी कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू स्टीम। स्टीम के पास एनर्जी तो है, साथ ही साथ उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। अब जब उसके पास दो है तो इसकी अगर हम एनर्जी देखें तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हार्म करेगा, ठीक है। तो स्टीम आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्म करता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं उसमें तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका नॉर्मल है कि अगर सॉलिड टू लिक्विड आप चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को ए आपको नाम दिया गया है, फिर बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, ई एंड देन एफ, ठीक है। तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं होपफुली, और ये मैं करा भी चुका हूँ, तो ये भी आपके लिए काइंड ऑफ होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का जो होमवर्क है कि आपको कंप्लीट करने हैं सारे क्वेश्चंस जो जो मैं समझा चुका हूँ, और आपको अपनी लैंग्वेज में वो लिखना है कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, प्लस रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। रिवाइज़ कर लीजिएगा आज का जो भी है, सारे क्वेश्चन जो हमने करे हैं उसको रिवाइज़ करके, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।